नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य में आज सुनिए समकालीन कहानी लेखकों में ख्याति प्राप्त एवं प्रतिष्ठित वरिष्ठ कथाकार पूनम सिंह की लिखी हुई कहानी कस्तूरी गंध। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रोहिणी, सेक्टर 14, साकेत अपार्टमेंट्स, 27D। नोटबुक निकालकर मैंने पते को गौर से देखा और ऑटो का किराया देकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। D27 तक आते आते मैं हांफने लगी थी। इतनी खड़ी सीढ़ियाँ, उफ। बहुमंजिली इमारतों की ये कसरत अगर मुझे हर दिन करनी पड़ती तो। ना बाबा ना, मैं तो पस्त हो जाती। मुझे पैरों के नीचे समतल जमीन चाहिए, औंधा लटका आसमान नहीं। वैसे भी दिल्ली की ज़मीन मुझे हमेशा औंधा लटका आसमान ही नज़र आती है। इस पर चलते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। मैं परेशान हो जाती हूँ। मोम की चिकनी सतह पर यहाँ के लोगों को आग के जूते पहनकर दौड़ते देख कर्तव्य दिखाने के लिए ऐसा साहस मैं तो हरगिज़ नहीं कर सकती। नाहक जले पाँवों की अंजुरियों में भरकर रोने का शौक़ नहीं है मुझे। प्रज्ञा है ना, उसे नंगे पाँव धूप में तारकोल की पिघली सड़क पर चलने का अद्भुत शौक़ है। छालों से भरे हैं उसके पाँव, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। वो कर्तव्य दिखा रही है, दिखाए। बेवजह मैं क्यों अपने पाँवों को अग्निपथ पर झुलसाऊँ। मैंने अपने सुंदर सुकुमार पाँवों को बड़ी हसरत से देखा। नीले कपड़ों के जूते में कसे वे D27 के दरवाजे पर थके थके से मौन खड़े थे। कॉल बेल बजाने से पहले मैंने ऊंचाई चढ़ी अपनी सांसों को संयत किया, फिर बटन पर हल्के से उंगली रख दी। जल तरंग की महीन आवाज़ बंद कमरे की किसी सुराग से छन कर बाहर तक सुनाई दी। मैं अपने को व्यवस्थित करने लगी। घुटनों तक ऊपर चढ़ाए कुर्ते को खींचकर सलीके से दुपट्टे को ओढ़ा। हवा की छेड़खानी से मुंह पर छितरा गए बालों को पीछे करके क्लिप लगाई। सूखे होंठों पर जीभ की नमी से तर करके उस पर मुस्कान की एक लकीर खींची। फिर उत्सुकता से बंद दरवाजे के खुलने की प्रतीक्षा करने लगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कई पल गुजर गए, लेकिन हठी मुद्रा में बंद दरवाजे का मौन नहीं टूटा। मेरी बेसब्री बढ़ने लगी। कहीं सुराग वाला ताला तो नहीं जड़ा है घर में। अगर अंदर कोई होता तो अब तक दरवाजे की कुंडी खुल गई होती। प्रज्ञा को सरप्राइज देने का सारा उत्साह अचानक ठंडा पड़ गया। भीतर एक अजीब सी झुंझलाहट पैदा होने लगी। विकास ने आते वक्त अगर टोका ना होता तो मैं ऐसी मुसीबत में न पड़ती। चलते वक्त उसने कहा था, अपनी दिलियाइट बहन से मिलने नोएडा से रोहिणी जा रही हो, वो भी बिना इन्फॉर्म किए। अरे यार, फ़ोन तो कर लो। दिल्ली में कहीं ऐसे किसी के घर जाते हैं लोग? यहाँ बिहारी कल्चर नहीं है कि ना दिन देखा ना रात, ना भाव ना भंगिमा, जहाँ जी चाहे मुँह उठाए चल दिए। उसी की टोक लग गई मुझे। मेरा सारा रोष विकास की ओर मुड़ गया था। अगर वो चाहता तो अपने जीजा मनोहर जी की गाड़ी से यहाँ तक पहुँचा सकता था मुझे। बंद घर देखकर मैं तत्काल लौट जाती उसके साथ, लेकिन उसे तो प्रज्ञा से न जाने कैसी चिढ़ है, नाम लेते ही बिदक जाता है। तुम्हारी मौसी की बेटी है, तुम निभाओ बहनापा। मैं वैसी लड़की से 10 हाथ दूरी रहना चाहता हूँ। बनेली स्टेट की प्रतिष्ठा आज उसके कारण कौड़ी भर भी नहीं है किसी की नज़रों में। वो दीपंकर आखिर कौन लगता है उसका? प्रेमी या पति जिसके साथ वो खुलेआम एक छत के नीचे रह रही है इन दिनों? सेल्फ एग्जिस्टेंस को लेकर ना जाने कौन सा किला फतेह करना चाहती है तुम्हारी बहन। वर्जनाओं को तोड़ने की जिद में एक दिन खुद टूट कर रह जाएगी वो, तुम देखती रहना। विकास की बातों से मेरा मन इतना खिन्न हो गया था कि बिना एक शब्द बोले मैं पर्स उठाकर तेजी से कमरे से बाहर हो गई थी। तभी खट, किसी ने भीतर से दरवाजे का लॉक खोला। प्रज्ञा गुलाबी गाउन पहने भीगे बालों में तौलिया लपेटती मेरे सामने खड़ी थी, अवाक मुझे देखती हुई। होंठों पर शब्द जैसे अकबका कर ठहर गए थे। सुमन, तुम अचानक इस तरह? स्टेट बैंक के कॉन्फ्रेंस में विकास को 3 दिनों के लिए दिल्ली आना था। तुमने घर बार से नाता तोड़ लिया है, लेकिन मैं तुमसे विमुख कैसे हूँ? जिद करके चली आई, विकास की इच्छा के विरुद्ध। सच? उसने खींचकर मुझे अपने से चिपटा लिया। उसके भीगे बालों से चूता पानी मेरे चेहरे, कपड़े सबको गीला कर गया। उसके बदन से चंदन की खुशबू आ रही थी। मुझे ताजगी मिली। यह भी कोई नहाने का वक्त है शाम के 5 बजे?
सारे दिन क्या घोड़ा बेच कर सो रही थी तुम? मैंने कमरे में प्रवेश करते उसे टोका। क्या बताऊं, बहुत दिनों बाद घर में इतना पानी आया। ढेर सारे कपड़े धोई हूँ, बाहें चढ़ाई हैं। पिछले दिनों पानी की बड़ी किल्लत थी। इस महीने 2-2 बार बोरिंग फेल कर गया इस कॉलोनी का। सोसाइटी द्वारा पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई, परंतु हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में जो धूप, हवा, पानी को भी अपनी तिजोरी का माल समझते हैं। 7वीं मंजिल वाले लोग टैंक पर चढ़कर रोज नल बंद कर देते थे। मत पूछो, चुल्लू भर पानी के लिए कितना घमासान मचता है इस बिल्डिंग में। यहाँ रहकर मैं भी बहुत लड़ाकू हो गई हूँ सुमन, बिल्कुल दिल्ली के पंजाबनों की तरह। वो तो तू शुरू से है प्रज्ञा, मैंने तो हमेशा तुझे युद्धरत ही देखा है। समर शेष है कहती हुई तू कब इस तरह पूरी दुनिया से लड़ती रहेगी? तुझे पता है जावेद और जया के संबंध को लेकर अपने गांव में कितना टेंशन है? बिहार तो ऐसे भी झाड़ झाकड़ों से भरा प्रदेश है, कहीं से एक जलती तीली टपक जाए तो पूरा प्रदेश धू धू दहकने लगता है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? प्रज्ञा के स्वर में कातर विह्वलता थी। बात तो कुछ भी नहीं, फिर भी लोग उसे सांप्रदायिक टकराव का एक मुद्दा जरूर बनाते जा रहे हैं। जावेद और जया को कोर्ट मैरिज करने की सलाह तूने दी थी। इस छोटी सी बात का दोनों पक्षों के मठाधीशों ने एक बड़ी बात बना दी है और कोर्ट रजिस्ट्रेशन के कागज़ पर तुम्हारे दस्तखत को लेकर काफ़ी बवाल मचा। जया के घर वालों का कहना था कि तूने ही शह देकर उससे ऐसा गलत काम करवाया, और जावेद के बड़े भाई ने भी अपनी बिरादरी वालों से वही बात कही कि गांव की एक बागी लड़की दिल्ली में रहकर भोले भाले ग्रामीण बच्चों को उग्रवादी बना रही है। अच्छा, तो उग्रवादियों के प्रशिक्षक के रूप में लोग मुझे देख रहे हैं, क्यों? टू बी सीरियस प्रज्ञा, ये मजाक की बात नहीं है। मैं गांव की हवाओं में एक जहर घुलते देख रही हूँ। तुम्हें तो मालूम है जावेद के चाचा जान नूर आलम हमारी कंस्टिट्यूंसी के कितने दबंग नेता हैं। लगातार 3 बार उसी क्षेत्र से जीतकर अभी वो कैबिनेट मंत्री हैं। इस बार होली के अवसर पर वे गांव आए थे, तो जया जावेद के कोर्ट मैरिज को सामाजिक स्वीकृति देने के लिहाज से उन्होंने गांव में फाग मिलन के रूप में एक भव्य जलसे का आयोजन किया था। वे चाहते थे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में 2 निर्दोष प्रेमियों को पूरा गांव स्वीकार ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं प्रज्ञा। होली के ठीक एक दिन पहले अपने गांव से सटे रामपुर महंत के हनुमान मंदिर के परिसर में किसी मृत जानवर की कुछ हड्डियां देखी गईं। अन्वेषकों ने कहा ये मरी हुई गाय की अस्थियां हैं। मुस्लिम कौम ने जानबूझकर ये फसाद खड़ा किया है। फिर क्या था, राग रंग के उस माहौल में ये जलती चिंगारी पिघले शीशे की तरह एक कान से 10 कान होती हुई पूरे गांव तक फैल गई। मुझे भी धक्का लगा जब सुना कि गांव के पंचों ने इस कबूलनामे जलसे का खुलकर विरोध करते हुए कहा है कि इस समारोह में जो लोग शरीक होंगे वे हिंदू जाति और धर्म के जबह का कलमा पढ़ेंगे तथा अपनी जात बिरादरी से गद्दारी करेंगे। ओ सुमन, प्रेम के विरोध में इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कब तक करते रहेंगे लोग? प्रज्ञा का सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया था। वो उठकर कमरे से सटे किचन की ओर मुड़ गई। मुझे लगा इस प्रसंग पर वो अपने और दीपंकर के रिश्ते को लेकर भी कहीं से अपसेट हो गई है। घर में दीपंकर की कोई आहट नहीं थी, परंतु उसका संपूर्ण वजूद मौजूद था वहाँ। हैंगर पर टंगे उसके कपड़े, रैक पर रखे जूते, मेज पर ढेर लगी किताबें, आधे अधूरे रफ किए गए पेज। मन के भीतर बहुत देर से घुमड़ रही बात मेरे होंठों पर आ गई। दीपंकर आजकल तेरे साथ ही रह रहा है क्या? हाँ, पिछले 6 महीने से। प्रज्ञा कप में चाय उड़ेलती हुई बहुत सहजता से बोली। लेकिन अभी वो ग्वालियर गया हुआ है इंटरव्यू देने। मध्य प्रदेश में 60 सीटें हैं अंग्रेजी व्याख्याताओं की। वैसे दिल्ली वाला इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है उसका, लेकिन सुना है विभागाध्यक्ष के किसी करीबी रिश्तेदार को मिलेगी वो नौकरी। दिल्ली में ये खूब होता है, पहले से सब कुछ तय रहता है। वैसे तो दीपंकर नौकरी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, केवल मेरे फोर्स करने से वो इधर उधर कुछ हाथ पैर चला रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ अंततः वो स्वतंत्र लेखन ही करेगा। इन दिनों वो अखबार के लिए कुछ लिखता है, थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अनुवाद का भी काम करता है। काम लायक पैसे मिल जाते हैं उसे। बाकी एनजीओ की छोटी सी नौकरी से मैं घर चला लेती हूँ। प्रज्ञा ने बहुत साफ साफ शब्दों में अपनी संघर्ष में गृहस्थी का ब्यौरा मुझे दे दिया, जिसमें जीवन की तलखी और तपिश के बीच अनुराग का गहरा रंग था।
मुझे पता नहीं क्यों उससे ईर्ष्या हुई। प्यार की ऐसी तुष्टि किसी स्त्री के जीवन में नामुमकिन है। मैं उसके जीवन में कहीं दुख पश्चाताप की परछाई देखना चाह रही थी, पर वहाँ दिन भर के थके सूरज को फाग गाते देख मुझे पहली बार अपना जीवन बहुत अर्थहीन लगा। शायद उसे डिमोरलाइज करने के ख्याल से ही मैंने तत्काल उससे कहा, प्रज्ञा, गांव घर के लोग तेरे बारे में कैसी ओछी बातें करते हैं शायद तुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे शर्म महसूस होती है। तुझे लेकर अक्सर मेरे और विकास के बीच कई कई दिनों तक तनाव बना रहता है। इस तरह बिना किसी सामाजिक बंधन के तू दीपंकर के साथ जिस तरह एक छत के नीचे रह रही है, क्या तुझे अनुचित नहीं लगता? अचानक उसके चेहरे पर एक तमतमाहट दिख पड़ी, जैसे दहकती भट्टी के आसपास की हवाओं में होती है। उसकी भ्रकटी प्रत्यंचा की तरह तन गई। अनुचित तो मेरे पूर्वजों के आचरण में भी बहुत कुछ था सुमन। उधर कभी किसी की दृष्टि क्यों नहीं उठी? उतनी खूबसूरत मेरी आई के रहते दद्दा ने भीखू कहार की पत्नी को आजीवन अपनी रखैल बनाकर मैयारपुर कामत पर रखा। क्या यह अनुचित नहीं था? जब जी चाहा गुलाब बाग की मशहूर रंडी मुन्नी बाई को गाड़ी भेजकर अपने फार्म हाउस में बुलवाकर ऐश किया। क्या यह अनुचित नहीं था? 12 वर्षों तक बनेली स्टेट को कोई पुत्र रत्न न दे सकने के कारण मेरी आई अपनी सास से रुई की तरह धुनी जाती थी। क्या यह अनुचित नहीं था? बुआ के मुंह से मैंने अपने ऊंचे घराने के 7 पुश्तों की नैतिकता मर्यादा की परचम लहराती अनगिनत शौर्य कथाएं सुनी हैं सुमन। मैं कभी नहीं भूल सकती किस तरह बुआ ने रोते हुए कहा था मुझसे, मोमबत्ती की तरह बूंद बूंद जलती गलती आई। जिस दिन मरी थी उस दिन भी दद्दा को शराब के नशे में धुत दूसरी स्त्री के आगोश से जबरदस्ती उठाकर लाया गया था मोक्षाग्नि देने के लिए। बिना उसके उनकी अखंड सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री की मृत आत्मा को शांति नहीं मिल सकती थी। जीवन भर जिसकी आत्मा अतृप्त रही, सुहाग शैया पर जो ओदी लकड़ी सी धुआंती सुलगती क्षय होती रही, मृत्यु शैया पर पति के हाथों शाश्वत अग्नि संस्कार ने उसे ताड़ दिया। आई की आत्मा ने तृप्त होकर कहा, ओ अग्नि, ओ दाह, ओ ताप, तू अब तक कहाँ थी, किधर? प्रज्ञा का कंठ भर आया था। मेरा मन भी बहुत आहत हो गया था। मैंने उससे कहा, अतीत के गहवर में झांकने से दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा प्रज्ञा। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? सुमन, मैं कभी नहीं चाहती इतिहास के उन घिनौने पृष्ठों को पलटना। उसके खुलते ही मेरे आसपास मरी हुई सड़ी मछलियों की दुर्गंध फैल जाती है। स्त्री यातना की अंतहीन दास्ताएं हमारे पूर्वजों का इतिहास। स्त्री के दूध और खून को साथ साथ पीने वाले पिशाच अब भी जीवित हैं उसमें। गंध की झाग उगलता सदियों पुराना पाप का गहरा कुंड है बनेली स्टेट। मैं जब भी झांकती हूँ उसमें कातर विवल चीखें मुझे भीतर तक उद्वेलित कर देती हैं। तुमने आज नैतिकता की दुहाई देकर मेरी बहुत सी दुखती रगों को दबा दिया है। तुझे शायद नहीं मालूम, दद्दू से पहले उनके परबाबा के शौक में जंगली जानवरों के शिकार के अलावा 10 से 12 वर्ष की छोटी बालिकाओं को गोद में लेकर दुलारने पुचकारने का भी एक अजीब सा नशीला शौक शामिल था। वो तब तक नहीं उतरता था जब तक वो बच्ची उनकी बाहों में खून से लथपथ बेजान नहीं हो जाती थी। वहशियत का ये क्रूर खेल अरण्य में खेला जाता था, जहाँ महीनों वे जंगली जानवरों निरीह पक्षियों के शिकार के साथ काढ़ा गोला की गंगा में अपने पापों का विसर्जन भी करते थे। पाल तने नाव के भीतर एक छोटी मेमना को बांधकर पूरी पूरी रात उसका करुण आर्तनाद सुनना उन्हें कैसा आनंद देता होगा सुमन। सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कैसी निरीह थी वो प्रजा जो अपने हाथों बलि चढ़ाने के लिए अपने घर की भेड़ बकरियों को उनके हवाले कर देती थी। बदले में उन्हें अनाज पानी और लगान में थोड़ी छूट मिलती होगी, यही ना? एक बार यूं ही मैंने अम्मा से जब इस विषय में कुछ जानना चाहा था तो वो भयभीत हिरनी की तरह मेरे ओर देखती रह गई थी। फिर मुझसे बहुत नाराज और दुखी होकर बोली थी, बाबूजी सुनेंगे तो तेरी खाल उधेड़ देंगे प्रज्ञा। क्यों इतनी पड़ताल करती है तू अपने पुरखों की? मेरी कोख में क्या दुर्गा का अवतार लेकर पैदा हुई है तू? अंततः बनेली स्टेट की दुल्हन जी कहलाने वाली मेरी आस्थावान अम्मा भी एक दिन चक्रवर्ती राजा के अश्वमेधी अश्वों के टापों तले रौंद दी गईं, लेकिन एक उफ तक नहीं निकला उनके होठों से। क्यों सुमन? धरती की तरह इतनी सहनशील क्यों होती है औरत?
प्रज्ञा की आंखों से मेघ झरने लगा था। अपनी मौसी का सौम्य शांत चेहरा मेरी आंखों के सामने चित्रित हो उठा। जीवन भर उस विशाल हवेली की 32 कोठरियों को खोलते बंद करते पसेरी भर चाबियों का गुच्छा कमर में लटकाए दुल्हन जी कहाती मेरी मौसी का जीवन एक बांदी से भी बदतर था। सबके लिए मरती खटती उस स्त्री के दुख दर्द की परवाह किसी को नहीं थी। उतने बड़े राजपाट की भीतरी व्यवस्था का पूरा भार मौसी के नाजुक कंधों पर था। नाते रिश्तेदारों की एक फौज रहती थी वहाँ। उनके आने जाने, खाने ठहरने, बर विदाई से लेकर ठाकुरबाड़ी में इष्ट देव के भोग के लिए कड़ाहा भर हलवा, मखाने की खीर, रामदाना के लड्डू, बेसन के मुकदर तक का इंतज़ाम अकेली उन्हें ही करना होता था। मौसा जी अपने अभिन्न मित्र कुमार वीरेंद्र सिंह के साथ रजनीश के योग भोग के दर्शन में डूबे सैकड़ों चेले चेलियों को लेकर रानी पत्रा के बरभीगा मानसरोवर में आनंद विहार करते रहते थे। उन्हें घर की ओर देखने की फुर्सत ही कब थी। पुराने नौकर चाकर, गुमाश्ता बारहिल उनकी जमींदारी मौजों के रखवाले थे। धीरे धीरे सब कुछ बिलाता चला गया। मौसी भी घुन खाए गेहूं की तरह भीतर ही भीतर खोखली होती एक दिन धुआं हो गई। उस समय तक यकृत की पुरानी बीमारी ने कैंसर का रूप ले लिया था। उससे पहले दर्द से दोहरी होकर वे कई कई दिनों तक हवेली के किसी अलक्षित कोने में पड़ी कराहती रहती, लेकिन कभी किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वैद्य हकीम की पुड़िया चाट कर वे स्वस्थ हो जाती थीं। नज़दीक रहने के कारण अपनी गृहस्थी के बीच भी मैं अक्सर उनकी खोज पुछार करने बनेली चली जाती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रज्ञा से कम प्यार दुलार नहीं दिया था। जिस दिन पूर्णिया के डॉक्टरों ने एडवांस स्टेज कहकर उन्हें बाहर ले जाने की सलाह दी थी, उस दिन मैंने मौसा जी को बहुत परेशान देखा था। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए बहुत गंभीर स्वर में कहा था, प्रज्ञा शायद मुझे ब्लेम करेगी। क्यों सुमन? फिर उन्होंने मेरे सामने ही प्रज्ञा को फ़ोन लगाया था। हम तुम्हारी अम्मा को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसके इलाज में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुमार वीरेंद्र ने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर लाल से अपॉइंटमेंट ले लिया है। उनका पता तुम नोट कर लो, हॉस्टल से सीधे वहीं आ जाना। मौसी की जिद पर मुझे और विकास को भी साथ जाना पड़ा था। प्रज्ञा पहले से पहुंची हुई थी वहाँ। मौसी की हालत देखते ही काले मेघ से भरे बादल की तरह गरजने लगी। इस लाश को ढोकर यहाँ क्यों लाए हो बाबूजी? मर जाने दिया होता अपने पुश्तैनी हवेली के किसी अंधेरी कोठरी में। इसकी आत्मा को ठंडक मिल जाती। अपनी सजी धजी अर्थी की डोली की तरह उस ड्योढ़ी से बाहर निकलते देख। सब लोग स्तब्ध थे। विकास ने मुझे एक और खींचकर कहा था, प्रज्ञा को संभालो सुमन, वो अभी मेंटली अपसेट है। शी हैज़ लॉस्ट हर पेशेंस। लेकिन प्रज्ञा कहाँ मानने वाली थी? उसे तो जैसे दौरा पड़ गया था। बाबूजी, आज ये दायित्व बोध कैसे जागा आपके भीतर? क्या कुमार वीरेंद्र का मानसरोवर सूख गया है इन दिनों, या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और उन्होंने आपको मुक्त कर दिया? मौसा जी का चेहरा उतने लोगों के सामने अपमान और क्रोध से आग हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने को जब्त करते हुए कहा, इस समय ये सब कहने सुनने का वक्त नहीं है प्रज्ञा। अपनी माँ की ओर देखो, जिसकी आंखों में ज़िंदगी अब कुछ दिनों की मेहमान है। जीवन भर की कैफियत फिर कभी पूछ लेना मुझसे, दूंगा तुम्हें जवाब, लेकिन अभी नहीं। उनकी आवाज़ गेहूं की फुफकार से कम भयानक नहीं लगी थी मुझे। 10 दिनों तक जीवन मृत्यु के बीच जूझती रही मौसी। मृत्यु से एक दिन पहले दिए की लौ पूरी तरह प्रज्वलित हो उठी थी। मौसी ने मुझे पास बुलाकर कहा, सुमन बेटा, प्रज्ञा को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। वो बचपन से विद्रोही है। मैंने उसका नाम पूजा रखा था। कॉलेज में दाखिला लेते समय उसने अपने सर्टिफिकेट से उसे हटाकर प्रज्ञा करवाया, ये कहते हुए कि पूजा, आरती, आराधना ये सभी नाम मुझे हवन कुंड की समिधा जैसे लगते हैं माँ। इसलिए आज मैंने अपना नाम पूजा से बदलकर प्रज्ञा कर लिया है। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? मैं उससे क्या कहती सुमन? तुम्हारे मौसा ने अपनी आज़ादी में खलल नहीं पड़ने की गरज से बचपन से ही उसे बाहर रखकर पढ़ाया लिखाया। उन्होंने सोचा होगा दूर रखकर वे इस लड़की को अपने अनुकूल कर लेंगे, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। उन्होंने सच्चाइयों पर जितना पर्दा डालना चाहा, ये लड़की उतनी ही आक्रामक होकर उसे उठाती गई। मैं सब समझती हूँ बेटा, लेकिन विवश हूँ। ना तो प्रज्ञा को समझा सकती हूँ, ना उसके पिता को। मेरे प्राण बहुत कष्ट में हैं। दर्द की एक तेज़ लहर उनके भीतर उठी और वे तड़प कर खामोश हो गई। उसके दूसरे ही दिन मौसी अपने सारे दुख, चिंताओं,
कष्टों से मुक्त होकर हमसे बहुत दूर चली गई। सुमन, तुम कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो इतनी देर से? कुछ नहीं प्रज्ञा, मौसी याद आ गई थी। अपनी गीली आंखों को पोंछती मैं वर्तमान में लौट आई थी। हम दोनों की मनस्थिति अभी बिल्कुल एक सी थी। अतीत के मुहाने पर रखा कोई वजनी शिलाखंड अचानक हट गया था और हम पाताली लहरों के तीव्र प्रवाह में थे। प्रज्ञा ने मेरी दोनों हथेलियों को अपनी अंजलियों में भरकर कहा, मैं जानती हूँ बनेली स्टेट के शिव प्रताप सिंह की बेटी ने अपने 7 पुश्तों की रत्न जड़ित पगड़ी को दिल्ली के मीना बाजार में कौड़ी के मोल नीलाम कर दिया है। घर गांव बिरादरी सबके लोग उस पर थूक रहे हैं। पिता ने अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है उसे, लेकिन इस नीलामी से मैं कितनी तुष्ट हूँ तुमसे नहीं बता सकती। मुझे लगता है जैसे बहुत दिनों बाद मैं खुली हवा में सांस ले रही हूँ। दीपंकर मेरे लिए प्राण वायु हैं सुमन। मैं निर्निमेष उसकी ओर देखती रही। सुमन, क्या तुम्हें नहीं लगता ये ऊंची जाति, जमींदार घराना, पारिवारिक मर्यादा, कुलीन संस्कार, ये सोशल कॉम्प्लेक्स हैं जो मनुष्य को एक बेहतर इंसान कभी नहीं बनने देते? प्रसंगवश तुम्हें एक बात बताती हूँ। अम्मा की मृत्यु के ठीक 6 महीने बाद की घटना है। मेरे जीवन के रेगिस्तान में दीपंकर का प्रवेश खुनक छां की तरह हठात हुआ था और मैं जिंदगी को गुनगुनी धूप की तरह चाहने लगी थी। मुझे नहीं मालूम बाबूजी तक कैसे एक खबर पहुंच गई और वे दूसरे दिन ही दिल्ली पहुंच गए। उन्हें अप्रत्याशित रूप से अपने सामने पाकर मैं भौंचक रह गई। उनके चेहरे की आड़ी तिरछी लकीरों को देखकर मुझे आभास हो गया आगे क्या फेस करना है। बिजली की तरह कड़कती आवाज़ थी उनकी। प्रज्ञा, ये दीपंकर आदित्य कौन है? जेएनयू का रिसर्च स्कॉलर है और मेरा अच्छा मित्र भी, मैंने बहुत सहजता से कहा। जाति का दुसाध है वो? होगा, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। उसके कुल गोत्र जाति से आपको क्या लेना देना? क्यों इतने परेशान हैं आप? मेरी परेशानी का कारण तुम अच्छी तरह समझती हो प्रज्ञा, मैंने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। बाबूजी, योग भोग के दर्शन में भी कभी आपके मन में कुल गोत्र जाति का प्रश्न उठा है? वे क्रोध से तमतमा उठे। बचपन से बाहर रखकर पढ़ाने लिखाने का अर्थ कदापि मत लेना ये कि तुम अमर्यादित व्यवहार और अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो। हमारे खानदान में जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। तुम्हारी शादी मैंने कुमार वीरेंद्र के भांजे प्रताप के साथ तय कर दी है। लेकिन बाबूजी, सिंदूरी स्टाम्प लगाकर जड़ जमीन की तरह कोई मुझे अपने नाम रजिस्टर्ड कराकर जीवन भर के लिए खरीदी लौंडी समझे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। प्रज्ञा, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम जिद या विद्रोह पर उतारू हो तो वो गरीब निरीह प्राणी बेमौत मारा जाएगा। ये योग भोग में डूबा रजनीश दर्शन का कोई साधक नहीं, एक बेटी का बाप राजा शिव प्रताप सिंह बोल रहा है। और बाबूजी धम धम पैर पटकते हुए छात्रावास की सीढ़ियां उतर गए। उनकी बातें मुझे बहुत नागवार लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी बाबूजी के निर्णय के विरुद्ध निषेध का कौन सा काट बनकर खड़ी हूँ। वे मुझे वीरेंद्र सिंह के भांजे के साथ ब्याह कर स्त्री यातना के इतिहास में फिर एक नया अध्याय जोड़ना चाहते थे और मैं इस इतिहास के जीर्ण शीर्ण पन्नों को फाड़कर नई भूमिका के साथ अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती थी। शाम को दीपंकर आया तो मैंने उससे कहा, मुझे बाहों में भरकर 7 बार चूमो। तुम्हारे तपते होठों की अग्नि के साथ फेरे लेकर मैं आज सुहागिन होना चाहती हूँ। तुम्हारी प्रशस्त छाती पर सर रखकर अपनी आंखों में पूरा आकाश भर लेना चाहती हूँ। क्या ऐसा नीलवर्णी आकाश तुम मुझे आज दे सकोगे दीपंकर? उस दिन उसने पहली बार मुझे अपने होठों से छुआ सुमन। उसके सीप जैसे खुले होठों पर समूची पृथ्वी की राग भरी एक सांस दीप शिखा सी लहरा रही थी। मेरी बाहों में एक नीलवर्णी आकाश अबोध शिशु सा बेसुध पड़ा था। उसकी नाभि रंध्रों से कस्तूरी की गंध भरी रोशनी निकल रही थी और मैं कुल गोत्र से मुक्त, स्पर्श परिधि से परे विदेह हो गई थी। दूसरे दिन मैंने पिता द्वारा चयनित अपने भावी पति प्रताप सिंह को एक पत्र लिखकर स्पष्ट पूछा कि क्या आपकी सामंती क्षुधा जूठन खाकर पचा सकेगी? अगर हाँ तो मैं बाबूजी की इच्छा के आगे नतमस्तक होने को तैयार हूँ। लेकिन हाय सुमन, उस पत्र का कोई प्रत्युत्तर आज तक नहीं आया
और कितने दिनों तक प्रतीक्षा करूं? बोल। वो शरारत से मेरी ओर देखती फ्रिज खोलकर पेप्सी की बोतल निकालने लगी। मेरी चेतना कस्तूरी गंध के दिव्य लोक में भटक रही थी। उसकी अनुभूतियों का स्पंदन मेरे भीतर एक थ्रिल पैदा कर गया था। मैं सोचने लगी, जिसने प्रेम को कस्तूरी गंध की तरह महसूसा है, उसे सामाजिक रिश्तों की मांसल गंध कैसे रुचिकर लगेगी? तभी तो प्रज्ञा मरी हुई सड़ी मछलियों के दुर्गंध से बेचैन हो जाती है। तुम कुछ सोच में पड़ गई हो सुमन? नहीं प्रज्ञा, मैं देख रही हूं अंधकार के गरजते महासागर को चुनौती देती तुम किस तरह दुर्धर्ष लहरों पर तैरती चली जा रही हो। तुम्हें न डूबने की चिंता है, न किनारे तक पहुंचने की उत्कंठा। तुम एक अजस्र प्रवाह हो जीवन की, जिसकी गति कभी अवरुद्ध नहीं हो सकती। सच? उगते सूरज की गुलाबी धूप सी वो खिलखिला उठी। मैंने उठते हुए कहा, अब मैं चलूंगी प्रज्ञा, लेकिन जाने से पहले अपने मन की आशंका को तुम्हारे सामने प्रायश्चित की तरह स्वीकारना चाहती हूँ कि मैंने दीपंकर को तुम्हारी ज़िंदगी का एक रिएक्शनरी डिसीज़न समझा था। वो मेरी गलती थी। आज वो भ्रम दूर हो गया। उससे नहीं मिलने का बहुत अफसोस है मुझे। दीपंकर से कहना, मैंने उसे आकाश के विस्तार सा महसूस किया है तुम्हारी सांसों की कस्तूरी गंध में। और मैं बहुमंजिली इमारत की सीढ़ियां उतरती एक अदृश्य सुगंध से सराबोर थी। अभी आप सुन रहे थे पूनम सिंह जी की लिखी हुई कहानी कस्तूरी गंध। ये कहानी हंस पत्रिका में जून 2003 में प्रकाशित हुई थी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।